So we have discussed the doubts up to question number 15, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट वाले कवर हो गए थे। हाँ अच्छा, वो आखिरी आखिरी में श्रेयस ने भी एक शॉर्टकट बताया था, डबल ट्रिपल वाला। अभी अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वर्कशीट 2 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 21 एंड 42। सो क्वेश्चन नंबर 17। इसके अलावा और अगर आपको डाउट है तो वो पूछ लेना, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे उनको भी। And I hope everyone has solved worksheet. हाँ, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको इसमें हमें दो आंसर्स निकालने हैं और दोनों का डिफरेंस भी निकालना है। और एक आंसर में हमें जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एनुअली ईयरली कंपाउंड करना है, और दूसरे केस में हमें हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो इसको मैं कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, सो आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन फ्रॉम द सॉल्यूशन इटसेल्फ, जस्ट टू सेव द टाइम। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली कंपाउंड हो रहा है तब, तो जब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है, एक्चुअली स्पीकिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और अमाउंट का फॉर्मूला हमारा रहता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 होल रेस टू n। अभी यहाँ पे जो दिया हुआ रेट है 4%, वो ईयरली रेट है पर एनम। तो जब हम ईयरली कंपाउंड करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सीधा सीधा, अभी क्वेश्चन पढ़ लो पहले ठीक से। You can have look in your worksheet. What is the difference between compound interest on rupees 5,000 for 1.5 years at 4% per annum, compounded yearly and compounded half yearly? तो अभी देखो, पहला जो टाइम ड्यूरेशन है, पहले केस में हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले केस में जो अमाउंट है, वो ये फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, लेकिन वैल्यूज क्या क्या लेंगे देखो। तो P का वैल्यू श्योरली 5,000 है। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1.5 years? सो n कैन बी टेकन एज 1.5 years में, ठीक है। अभी R का वैल्यू जो है ईयरली 4% पर एनम है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1.5 years है, तो जब हम एक्चुअली अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको दो पार्ट में लेंगे। तो पहला तो ये है, ये देखो यहाँ पे P, ये 5,000 है, बाय मिस्टेक उन्होंने 500 लिया। सो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल रेस टू n लेने के अलावा पहले 1 प्लस R बाय 100 होल रेस टू 1 पहले साल के लिए, और बचा हुआ जो आधा साल है उसके लिए 1 प्लस R बाय 100 होल रेस टू 1 प्लस R बाय 100 होल रेस टू 1/2 आएगा हालांकि देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे हमें बचे हुआ जो हाफ ईयरली, सॉरी, बचा हुआ जो हाफ ईयर है उसके लिए रेट जो है R नहीं ले सकते, रेट को भी हाफ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये आधे ईयर के लिए, तो टोटल 1.5 year, उसके लिए उन्होंने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 प्लस R बाय 100, R का वैल्यू सीधे सीधे 4 ही रखना है,
बचे हुए हाफ ईयर के लिए 1 प्लस हाफ इंटू 4/100, ठीक है। तो फिर इसका कैलकुलेशन करके उनका आंसर आया 5304। आई वांट टू सेव द टाइम, दैट्स व्हाई मैं सीधे सॉल्यूशन से ही बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करने का टाइम बचाना चाहता हूँ। वैसे यहाँ पे हाफ ईयरली जब कंपाउंड हो रहा है तो 5000 इंटू पी इंटू 1 प्लस r/100 होल रेस टू n। तो अभी आपको पता ही है कि हाफ ईयरली कंपाउंड होने के कारण रेट को भी हमें हाफ लेना पड़ेगा, तो 2% लेना पड़ेगा। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है सेकंड केस में। और हाँ, हालांकि देखा जाए तो ये भी प्रीड मिस्टेक है, यहाँ पे CI नहीं है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, यहाँ पे भी अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट यहाँ 2%, पी का वैल्यू तो उतना ही रहेगा 5000 प्रिंसिपल, और n का वैल्यू आएगा 3, क्योंकि हाफ ईयरली जब कंपाउंड करते हो हमारा टोटल टाइम ड्यूरेशन है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में हाफ ईयर के 3 स्लॉट आते हैं टोटल, तो इसलिए n इज इक्वल टू 3 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने n का वैल्यू 3 लिया और r का वैल्यू हाफ लिया, दैट्स ऑल। देन डू द कैलकुलेशन, दिस इज द आंसर। अभी मेरा डाउट आपको ये है, आपके लिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने सीधे सीधे अमाउंट का डिफरेंस ले लिया 2.04 और उसी को आंसर बता दिया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस लेना है। सीधे अमाउंट में जो डिफरेंस लिया 5306.04 माइनस 5304, ये बराबर है क्या? कैन एनीबॉडी टेल? क्योंकि ये तो अमाउंट है, ईयरली कंपाउंड होने वाला A1 बोलो और इसको A2 बोलो, हाफ ईयरली कंपाउंड होने वाला अमाउंट है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है ये, P इंटू 1 प्लस r/100। तो देखो आपको पता है कि CI का फॉर्मूला रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब हम यहाँ हाफ ईयरली वाला CI में से ईयरली वाला CI सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ ईयरली ईयरली, ईयरली मतलब 1 और हाफ ईयरली मतलब हाफ, तो इसका सब्ट्रैक्शन लेते वक्त देखो क्या आएगा, CI हाफ ईयरली, उस केस में अमाउंट कितना आया माइनस द प्रिंसिपल, बाद में माइनस इन ब्रैकेट फुल ईयर के लिए अमाउंट कितना आया माइनस द प्रिंसिपल, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे हाफ ईयरली का अमाउंट और फुल ईयरली का अमाउंट, सीधे उन दोनों अमाउंट का हम डिफरेंस ले सकते हैं CI का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये समझ में आया क्या? यस सर। जिसने ध्यान से सुना होगा उसको सब Yes, sir, understood. ओके, ऑल राइट। तो अभी मैं खुद कैलकुलेशन करते बैठता तो बहुत टाइम चला जाता, इसलिए मैंने सीधे सॉल्यूशन से बता दिया। इट सेव्ड आवर टाइम। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 17 completed। 17 के बाद 21 एंड उसका डबल 42। तो क्वेश्चन नंबर 21, what is the difference between compound interest on rupees 5000? अरे 17 ही पढ़ लिया मैंने फिर से, 21 sorry। The difference between CI and SI on a sum of money lent for 2 years at 10% is rupees 40, then the sum is, प्रिंसिपल हमें पूछा गया, SUM सम मतलब प्रिंसिपल, P का वैल्यू हमें पूछा गया और CI और SI का डिफरेंस दिया गया। 2 साल के लिए मनी
लेंट मतलब आता मराठीत त्याला आपण म्हणतो उधार घेतले होते, उसने घेतले होते लेंट. So at the rate 10%, the difference between CI and SI is ₹40. Of course, we know clearly कि 2 साल के लिए अगर हम CI फाइंड आउट करेंगे और SI फाइंड आउट करेंगे तो उसमें से CI ही बड़ा आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है तो उतना अमाउंट ज्यादा आ जाता है. तो ये 40 रुपीज ज्यादा आ रहे, सो दैट इज एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ठीक है. ये दिया हुआ है और हमें सम प्रिंसिपल का वैल्यू फाइंड करना है. तो देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ऐसे, CI माइनस SI इज इक्वल टू ₹40. अभी CI का फॉर्मूला निकालते वक्त आपको पहले CI निकाल लेते हैं सेपरेटली. वो आ जाएगा P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 होल रेस टू n. ठीक है. अभी प्रिंसिपल का वैल्यू पता नहीं है तो P को P ही रहने दो. 1 प्लस, क्योंकि ये पूरे 2 साल के लिए है और रेट भी ईयरली रेट है 10%, तो हमें सीधा सीधा R का वैल्यू रेट जितना दिया है 10% उतना ही लेना है अपॉन 100 होल रेस टू 2 साल के लिए है. सो P इंटू ये 0 0 कैंसल 1/10, सो 10 प्लस 1 11/10 का ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा CI. ठीक है. तो ये CI को इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1. ओके. P का वैल्यू हमें निकालना है इसीलिए उसको P को P ही रहने दिया. बाद में SI का फॉर्मूला है हमारा P इंटू T इंटू R अपॉन 100. तो यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू हमें निकालना है तो उसको एज इट इज रहने दो. T का वैल्यू टाइम ड्यूरेशन है 2 साल, रेट है 10% अपॉन 100. तो ये एक 0 कैंसल 2/10, सो 1/5, सो P/5. SI सिंपल इंटरेस्ट आया P इंटू 1/5, ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको P इंटू 1/5, और कंपाउंड इंटरेस्ट आया P इंटू 11/10 स्क्वायर. बस यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. P इंटू 11/10 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस SI का वैल्यू हमें मिला P इंटू 1/5 इज इक्वल टू 40. तब ये इक्वेशन बन गया इन वन वेरिएबल P. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 अपॉन 100 माइनस P इंटू 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 40. 5 और 100 दोनों का LCM 100 है, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो P इंटू 121 आएगा, माइनस यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो 520 आ, सो 20 इंटू P इज इक्वल टू यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स्ट्रा 2 जीरो लगेंगे 40 के ऊपर. तो ये 121 इंटू P है, उल्टा लिख लिया मैंने. यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा 121 इंटू P माइनस 20 इंटू P इज इक्वल टू 4000. तो अभी इसका कैलकुलेशन 121 माइनस 20, that is 101 times P is equal to 4000. So P is equal to 4000 upon 101. देखो अभी ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है. हमें प्रिंसिपल भी पूछा, सम पूछा. वैसे देखा जाए तो सम तो पॉइंट में नहीं है. वैसे 4000 अपॉन 100 अगर लिया मैंने तो आंसर 40 आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है. मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं है आंसर. सर हमें डिफरेंस पता है. हाँ. No sir, you have given that. ठीक है. तो ये सॉल्यूशन तो सबको समझ में आया ना. Yes sir. CI का फॉर्मूला यूज करके और SI का फॉर्मूला यूज करके ये दोनों यहाँ इस सब्ट्रैक्शन में डाल दो.
और p का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो 21 का सॉल्यूशन में उन्होंने कुछ, कभी कभी ऑप्शन जब मैच नहीं होते तो सॉल्यूशन देख लेने का, कभी कभी वैल्यूज बदल सकते हैं। उनका 4000 आया। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, वो हम बाद में देखेंगे। राइट नाउ आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द डायरेक्ट फॉर्मूला, बट इस सब्ट्रैक्शन के मेथड से तो भी आंसर आना चाहिए, मैच होना चाहिए। ओ हो, ये CI है क्या? ये अमाउंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है, हमें पहले अभी CI निकालना पड़ेगा, मेरा ही मिस्टेक हो गया। तो इसमें से p को माइनस करना पड़ेगा, सो p इंटू 11/10²। कोई बोला ही नहीं यार, ऐसे बोला करो, मुझे करेक्ट करते रहो। ये अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो ये अमाउंट का वैल्यू आ गया, लेकिन हमें चाहिए CI, तो CI तो रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ पे और एक p सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, मतलब ये जो CI का वैल्यू है वो हमें लेना पड़ेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमने निकाला यहाँ पे, ये मैं अभी उसको ऐसे लिख रहा हूँ 121/100 टाइम्स p, ये आया अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल, ये आएगा पूरा CI, ये पूरा अमाउंट, और ये उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, बाद में बीच वाला माइनस साइन एज इट इज, और ऐसा आएगा तो हमने p/5 निकाल ही लिया, तो ये माइनस p करना था। तो तीनों टर्म में से हम p कॉमन ले सकते हैं अभी, तो कैलकुलेशन मोस्टली अभी आ सकता है करेक्ट आंसर। So if I take p common from all three terms, it will be 121/100 minus 1 minus 1/5 is equal to 40। इसका कैलकुलेशन 121 minus 100/100, दो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 121 minus 100 that is 21/100 minus 1/5 is equal to 40। यहाँ 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ताकि डिनोमिनेटर 100 हो जाए, और न्यूमरेटर आएगा 21 minus 21, so p into 1/100 is equal to 40, p is equal to 40 into 100, 4000। now the answer is correct। I am sorry, मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लिया था, CI के लिए एक p सब्ट्रैक्शन करना भूल गए थे। ठीक है, तो अभी करेक्ट है, 4000 इज द आंसर। उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो सॉल्यूशन में दिया, लेकिन यही मेथड मुझे आसान लग रहा है, टाइम भी नहीं जाएगा ज़्यादा इसमें, कि बड़े कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 721 का डबल 42। The simple interest on 60,000 rupees at 2 rupees per rupees 100 per month for 14 months is। यहाँ रेट देखो कैसे दिया है। रेट का वैल्यू जनरली ईयरली रहना चाहिए, यहाँ मंथली दिया है, और ₹100 के लिए दिया है कि 100 रुपीज के लिए 2 रुपीज इतना रेट रहेगा पर मंथ।
ठीक है, तो अभी 60,000 रुपीज के लिए कितना रेट लगेगा? 100 रुपीज के लिए 2 रुपीज 2 रुपीज इतना रेट लग रहा है। तो 60,000 रुपीज, हमारा तो प्रिंसिपल है 60,000, तो 60,000 रुपीज के लिए कितना, मतलब x रुपीज लगेगा इतना रेट। So if we do cross multiplication here, we will get the answer. तो मुझे लगता है कैलकुलेशन करने के बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 60,000 इज इक्वल टू 100x, 2 0 कैंसल, 600 इंटू 2 1200, तो 1200 रुपीज इतना रेट लगेगा 60,000 रुपीज के ऊपर, ठीक है। और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से डिवाइड करो, सो दैट इज 12%। लेकिन ये पर मंथ है, ये भी याद रखना है। और हमें 14 मंथ्स के लिए एसआई निकालना है, तो एसआई का फॉर्मूला P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल है हमारा 60,000 into rate we have calculated in the percentage as 12 and time duration, क्योंकि अभी ये जो 12% रेट है ये पर मंथ है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम को भी मंथ में ही ले लेते हैं, तो 14 मंथ्स को 14 मंथ्स ही ले लो, क्योंकि रेट भी मंथली रेट ही है, ठीक है ना। तो रेट को अगर हमने पर मंथ लिया 12% पर मंथ, तो टाइम ड्यूरेशन को भी मंथ में ही ले लो 14 मंथ्स अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 600 इंटू 12 इंटू 14, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो और मुझे आंसर बताओ। ऐसे एग्जाम में नहीं करने का। Sir, 1,08,000 I think, sir. यहाँ आएगा 600 इंटू 12 इंटू 14, यस 1,08,000। इतना आंसर दिया हुआ है क्या? I think no, sir. सर ये मंथली, सर ये मंथली आएगा ईयरली सर? अरे यहाँ हमने दोनों के दोनों मंथली ले लिए, रेट भी और टाइम ड्यूरेशन भी। जब आप ईयरली लेंगे तो ये मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 14 अपॉन 12 आएगा, करेक्ट है। Sir, how rate is yearly, sir? यस, Sir, और because we have per month, sir. और Then how it is? यहाँ पे रेट जो है, और यहाँ पे जो रेट है, रेट का भी वैल्यू हमें ये पर मंथली दिया हुआ है,
तो उसको हमें ईयरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 रुपीज फॉर 100 रुपीज पर मंथ है, तो टोटल 12 महीने के लिए 24 रुपीज पर रुपीज 100 पर ईयर आएगा। 24 रुपीज, एक महीने के लिए 2 रुपीज जा रहे, तो 12 महीने के लिए 24 रुपीज जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे आएगा 24 और रुपीज 100 के लिए ये 24 है, तो हमें 60,000 के लिए निकालना है। हाँ बोलो बोलो बोलो। में होना चाहिए। तो ये है P का वैल्यू, ये है T का वैल्यू। अगर इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 14/12 ईयर्स में आएगा टाइम। रेट हमें एक्चुअली डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली दिया है। 2 रुपीज पर 100 रुपीज 100 पर मंथ। तो ईयरली रेट अगर हमें करना है तो जैसे मैंने बोला कि पर मंथ 2 रुपीज जा रहा है, तो पूरे साल भर के लिए 2 × 12 24 रुपीज जाएगा पर रुपीज 100। ठीक है, हाँ बोलो। कौन तो बोलने का कोशिश कर रहा है लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। अभी ये पर ईयर का रेट आ गया रुपीज 100 के लिए, तो वैसे ही 24 रुपीज है रुपीज 100 के लिए। सो पर ईयर, तो फिर हमें 60,000 के लिए निकालना है। सो 24 रुपीज फॉर रुपीज 100, then how many rupees for 60,000? So it will be 24 into 60,000 upon 100. 0 0 cancel. 600 into 24 कितना आता है? Twenty-four 6 are 144. 2 times 0. 14,400. इतना बड़ा रेट। मैंने सीधा सीधा 24 ले लिया तो क्या, रेट का वैल्यू अगर 24 ले लिया तो प्रिंसिपल इज 60,000 into time duration is yearly 14/12 into रेट का वैल्यू लिया मैंने 24 ओनली अपॉन 100। ये 2 0 कैंसल। 16 12 2 जा 28 into 600। $16,800 is the answer। तो अभी एक चीज आपको समझना जरूरी है कि रुपीज 100 के लिए कितने रुपीज हमें देने पड़ते हैं, दैट इज नथिंग बट रेट डायरेक्टली।
रेट का वैल्यू सीधे सीधे 24 ही लेना है। ₹100 के लिए कितने रुपीज जा रहे पर ईयर? 24 रुपीज। एक महीने में 2 रुपीज जा रहे थे। रेट का डेफिनेशन आप अभी समझ लो अच्छे से कि ₹100 के लिए मंथली या ईयरली कितना रुपीज देना पड़ रहा है। मंथली 2 रुपए देने पड़ रहे हैं और पूरे साल के लिए 12 महीने आएंगे तो 12 इंटू 2 24 रुपीज जाएंगे। तो आर का सीधा सीधा वैल्यू 24 लेना है। नो नीड टू टेक मल्टीप्लीकेशन विथ 60,000। दिस वाज अननेसेसरी कैलकुलेशन। और ये 14 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करो। इज इट करेक्ट आंसर? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ फिर से पी का वैल्यू 60,000, बाद में टाइम ड्यूरेशन ईयर में 14/12 ईयर्स, और रेट का वैल्यू जैसे मैंने बोला कि 100 रुपीज के लिए मंथली 2 रुपए लग रहे, तो साल भर के लिए 24 रुपीज लगेंगे। तो आर का वैल्यू सीधा सीधा 24 रुपीज। 100 के लिए कितने रुपीज देने पड़ते हैं मंथली या ईयरली? जनरली हम रेट को ईयरली लेते हैं अगर हमने टाइम को ईयरली लिया है तो। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो एसआई के फॉर्मूला में, देन यू विल गेट द आंसर। So with this we conclude the doubts of simple interest and compound interest chapter। और 5 मिनट बचे हैं लेकिन लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। ठीक है, we will stop here। Tomorrow we will continue the doubts from Partnership. हाँ, अरे युवराज वो 24% ही आएगा क्योंकि ₹100 के लिए है ना वो, तो ये 2% पर मंथ है लेकिन, और ईयरली के लिए वो 24% पर मंथ आएगा। 100 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए महीने का या साल का कितना रेट लगता है, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको हम परसेंट में ही लिखते हैं। समझ में आया युवराज? Okay, so we will Yes, stop sir. here today। Let us continue tomorrow with the next chapter's doubts। अगला चैप्टर है पार्टनरशिप, उसके डाउट्स निकालने के लिए पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और कल टाइम के पहले सब लोगों ने होमवर्क भेजना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है ऑलरेडी होमवर्क। टुमारो वी विल डिस्कस द डाउट्स फ्रॉम पार्टनरशिप चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। Sir, bye, sir.